कि आपके क्लास 12th में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। ये प्रक्रिया कैसे कंटिन्यू चलती रहती है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे होती है सर? इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, इसने अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल किया है, साथ में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं, ये पूरी प्रोग्राम्ड होता है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, और स्वागत करता हूं आप सबका बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, बिहार में डेडिकेटेड है क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल। और बिहार में नंबर 1 इसको बनाने के लिए सारा का सारा क्रेडिट जाता है आप जैसे लाखों बच्चों के प्यार और विश्वास पर। आपके द्वारा बने हैं हम बिहार के सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म, और ये प्यार और विश्वास आपका बना रहे, इसके लिए हम लगातार आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट। पूरे बिहार में यदि क्वालिटी कंटेंट की बात होती है तो वहां पे सिर्फ नाम आता है विद्याकुल। आज हम बात करने वाले बेटा एक 11th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि आपके क्लास 12th में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर हम सेल साइकिल की बात करें कि कैसे एक सेल अपने आप को पहले मैच्योर करती है, मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद फिर वो दोनों सेल जो डिवाइड होकर के बनी है, जिनको डॉटर सेल कहते हैं, वो कैसे मैच्योर होती है, वो कैसे डिवाइड होती है, और ये प्रक्रिया कैसे कंटिन्यू चलती रहती है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। 11th क्लास का ये टॉपिक इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जेनेटिक्स की बात करें, आप रिप्रोडक्शन की बात करें, आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बिना इस सेल डिवीजन के आप नहीं समझ सकते। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की बेटा, कि सेल साइकिल होती क्या है। देखो, ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक तो है बेटा सेल और एक है दूसरा साइकिल, है ना। अब ध्यान से समझो। तो साइकिल मतलब सिंपली ये होता है कि कोई एक चीज है जो जहां से स्टार्ट हो रही है और वहीं पे आकर के स्टार्ट, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो, तो वो एक साइकिल है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सेल भी कोई ना कोई एक साइकिल बनाती है, जिसमें क्या करता है कि जैसे सेल है तो वो क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद वो फिर से एक नई सेल बनेगी, फिर से वो डिवाइड होगी, फिर से एक नई सेल बनेगी, फिर से डिवाइड होगी, फिर से नई सेल बनेगी, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल में, और फिर वो दो वही सेल क्या होगी, पहले मैच्योर होगी, और मैच्योर होने के बाद ये भी दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हम साइकिल देखते जा रहे हैं कि कंटिन्यू होती चली जाती है, और नंबर ऑफ सेल्स हमारे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन की बात कर लो, या सेल ग्रोथ की बात कर लो, या बॉडी ग्रोथ की बात कर लो, बिना सेल साइकिल के तो होता नहीं होगा। जैसे अगर हम पैदा हुए तो हमारे बॉडी साइज इतना बड़ा सा था, हाथ में ले लिए थे, 2.5 से 3 किलो के हम लोग होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स उस वक्त देखा जाए तो कम होता है, टिश्यूज लेवल कम होता है, हमारे बॉडी का मास कम होता है, क्योंकि सेल कम है। धीरे धीरे वो सेल्स डिवाइड होती हैं, डिवाइड होती हैं, डिवाइड होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़ेंगी, मसल्स बढ़ेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा आपकी बॉडी साइज पूरी ग्रो कर जाएगी। तब जाकर के हमें पूरे एक ऑर्गेनिज्म में बदलते हैं। हम दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके पीछे कहानी शुरू होती है सेल से, और वो सेल जब लगातार डिवाइड होती है तो वही आगे चल के बदलती है टिश्यूज में, और ये टिश्यूज कंटिन्यू डिवाइड होते हैं तो ये बदलते हैं आपके ऑर्गन में, और हर एक ऑर्गन बनता हुआ चला जाता है। हाथ पैर गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, है ना, आंख नाक कान गला, सब ऑर्गन्स आपके बनने लगे। तो इस हिसाब से आप एक पूरा ऑर्गन का सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, और जब पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है तो दरअसल बन करके तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी थी वो क्या था, उस सेल का डिवीजन। क्योंकि अगर सेल डिवाइड ना करती, 1 से 2 ना बनती, है ना, 1 से 2 ना बनती, 2 से 4 ना बनती, 4 से 8 ना बनती, फिर 16 ना बनती, फिर 32 ना बनती, फिर 64 ना बनती, एंड सो ऑन, ऐसे डिवीजन ना होता चला जाता, तो क्या टिश्यूज बनते, क्या ऑर्गन बनते, क्या ऑर्गन सिस्टम बनता, या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि हमारे ऑर्गन को बनाने के लिए, एक पूरी की पूरी बॉडी को बनाने के लिए एक सेल में डिवीजन होना जरूरी है। अब प्रश्न अगला कि सर क्या ये एनिमल में होता है या ये प्लांट में होता है
तो हम बोलेंगे सर ये दोनों में होता है ना, ये दोनों में होता है भाई। एनिमल सेल्स भी डिवाइड करती हैं और प्लांट सेल भी डिवाइड करती है। अब एक प्रश्न और कि क्या ये जो सेल डिवीजन होता है, क्या ये जो सेल साइकिल होती है, क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे होती है सर? क्या सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटे हो या बड़े हो सब एक ही जैसे डिवाइड करते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, सारे में, सारे ऑर्गेनिज्म्स में हम देखेंगे तो सेल साइकिल अलग अलग चलती है, सेल डिवीजन अलग अलग होता है। समझ गए ना? क्लियर है? ओके सर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम सेल साइकिल की बात कर ले रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, है ना, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो अपने अपने क्या करती है, डुप्लीकेट कर देती है जीनोम को। जीनोम मतलब यहां पर है जेनेटिक कंटेंट से। जीनोम मतलब यहां पर क्या है, जेनेटिक कंटेंट से है, उसका जेनेटिक कंटेंट क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेल जो कि अपने पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखी है और जब वो डिवाइड होगी तो वो भी 46 और 46 के साथ ही डिवाइड होगी, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 46 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, इसने अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल किया है, तब जाकर के ये दो सेल में डिवाइड हुई जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है सर। अब साथ ही साथ दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी सेल साइकिल में, और हर एक सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल में। ये तो सिंपल है। ये जो बनी है, ये जिससे डिवीजन शुरू होता है इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जब ये डिवाइड हो जाती है दो अलग अलग पार्ट में तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। समझ गए ना? क्लियर है? ओके सर, समझ गए। नाउ इट इंक्लूड्स सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ। पूरे के पूरे सेल साइकिल के दौरान क्या क्या चीजें चलती हैं सर? सेल का डिवीजन चल रहा है, हाँ भाई। डीएनए की सिंथेसिस चल रही है, यानी कि डीएनए को भी बनाया जा रहा है लगातार। डीएनए के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तभी तो पहले उनको डिवाइड किया जाता है, पहले उनके नंबर को डुप्लीकेट किया जाता है, पहले उनके नंबर को बढ़ाया जाता है, फिर उसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, और फिर चलती है साथ में सेल ग्रोथ। और सबसे बड़ी चीज यहां पे निकल के क्या आ रही है कि जो सेल डिवीजन है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम होता है। ये पूरा का पूरा अपने जो हार्मोन्स हैं, आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम है, मतलब साथ में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। ये पूरी प्रोग्राम्ड होता है। ये पूरा का पूरा जो आपका सेल डिवीजन है वो कैसा होता है बेटा? तो सर ये प्रोग्राम्ड होता है, पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग के तहत ये डिवीजन चलता है। ठीक है सर। अब अगर हम इसके पूरे साइकिल को देखें तो ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो पहले इस डायग्राम को समझने के पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि जो सेल साइकिल है इसको दो फेज में पहले हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, या इसी को बोलते हैं माइटोटिक फेज। समझ गए? ओके सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो। जो एम फेज होता है या माइटोटिक फेज होता है उसके पहले चलता है इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज। अब ये जो प्रिपरेटरी फेज होता है ये लगभग 95% टाइम यहीं पर ले लेता है। यानी कि अगर हम 95% टाइम की बात करें तो वो प्रिपरेशन में लगता है। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन में एक सेल जो होती है वो 24 आवर में डिवाइड करती है, तो 95% टाइम यहां पर गया और 5% टाइम यहां पर गया। यानी कि जो ह्यूमन की सेल थी वो प्रिपरेटरी फेज में कितने समय तक थी? तो आप बोलेंगे सर वो प्रिपरेटरी फेज में थी लगभग 23 घंटे के लिए, और 1 घंटे में वो क्या हो गई? डिवाइड होकर के खत्म हो गई। एम फेज 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये 95% टाइम, ज्यादातर टाइम इंटरफेज में लगता है। चाहे सीधी सी बात है, जैसे शादी ब्याह करना है तो शादी एक प्रोसेस है, बोलो हाँ। अब शादी होने के पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, बिल्कुल। तो समय शादी करने के में लगता है या जिस दिन शादी रहती है उस दिन लगता है, या शादी की तैयारी करने में लगता है? तो आप बोले सर तो तैयारी में बहुत समय लगता है। 5 महीने 6 महीने पहले शादी तय हो जाती है, किसी की साल साल भर से तय रहती है।
फिर जाकर के शादी फिक्स है तो फिर उसकी तैयारी में लग जाइए, है ना भाई। बुक करना है डीजे रथ है, गोला बम बारूद दगेंगे, हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे, है हलवाई वगैरह करना पड़ेगा, खाना पीना बढ़िया व्यवस्था करना है, दुल्हन को लहंगा देखना है, ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। तो सेम इसी चीज सेल डिवीजन के पहले भी जो तैयारी होती है उसमें समय लगता है। और इंटरफेस डिवाइड होता है 3 फेजेस में। एक आपके पास होता है गैप 1 फेज, एक आपके पास होता है सिंथेसिस फेज, और एक होता है गैप 2 फेज, है ना, गैप 2 फेज। अब जितने भी आपके प्रोटीन्स होती हैं, जितने आपके आरएनए वगैरह हैं, है ना, इन सब की सिंथेसिस शुरू हो जाती है गैप 1 में। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डीएनए सिंथेसिस है ना, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहां पर होता है, उसकी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर कई बार एमसीक्यू बना है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि एमसीक्यू पूछेगा कि डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होता है, तो आप बोलिए सर वो एस फेज में होता है। अब जो नेसेसरी प्रोटीन है फॉर डिविजन्स है ना, जो नेसेसरी प्रोटीन है किसके लिए, नेसेसरी प्रोटीन फॉर सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी प्रोटीन है वो सारी कहां पर बनती है बेटा, वो सब बनती है आपके G2 फेज में। चलिए सर तैयारी हो गई। अब एम फेज जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि पहले होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ गए, ये चीजें होती। अब ध्यान से समझना, जो आपका कैरियोकाइनेसिस होती है, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये डिवाइड होता है 4 फेज में। इसको याद करने का तरीका है पी मैट। क्या याद करोगे, पी मैट। पी मैट क्या है गुरुजी, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज। ये टोटल हो जाता है कितना फेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज, और इतने होने के बाद डायरेक्टली चला जाता है साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरी साइकिल चलती है। अब इसी को एक साइकिल के फॉर्म में पीछे दिखाया गया। हमने स्टार्ट कहां से किया सर, G1 फेज से। यानी कि अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस के बाद यहां से पूरी प्रक्रिया को पकड़ते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया है ना, यहां से लेते हुए, ये यहां से लेते हुए यहां तक, ये कौन सा फेज था, देखो सबसे ज्यादा समय यहीं पर लग रहा है, ये आपका है इंटरफेज, और ये सबसे ज्यादा समय ले रहा है ना। मैक्सिमम टाइम सेल इसी फेज में रहती है जिसको आप बोलते हैं इंटरफेज, और सिर्फ इतना समय जो है वो दे रही है किसमें सर, इतना समय दे रही है वो एम फेज में, या इसी को माइटोटिक फेज कहते हैं, माइटोटिक फेज, या इसी को डिवीजन फेज कहते हैं। समझ गए, यहां पर वो समय दे रही है। अब एक प्रश्न और तुम्हारे मन में आना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है जो सेल डिवाइड होती है, मेच्योर होती है, और मेच्योर होने के बाद वो फिर से इसी साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाएगी। सेल डिवाइड होने के बाद पहले जीवन में जाएगी, सेलुलर कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, क्रोमोसोम्स को छोड़कर बाकी सारे सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो सब डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे। एस में सारे के सारे क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, डीएनए की सिंथेसिस होने लगती है, और सेल डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स फॉर द एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स, और जो भी डुप्लीकेशन हुआ है वो G2 में चेक किया जाएगा कि क्या सारे के सारे जो डिवीजन हुए हैं, सारे के सारे जो डुप्लीकेशन हुए हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स बने हैं 1 से 2, वो सब सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं। और यहीं से बात शुरू होती है G0 फेज की। क्यों, क्योंकि अगर डिवीजन हो गया और उस डिवीजन में पाया गया कि कोई क्रोमोसोम में एरर है, कोई क्रोमोसोम में डैमेज है, तो जब क्रोमोसोम अगर डैमेज है, उसमें कोई एरर है, सेल में कोई डैमेज है, सेल में कोई एरर है, तो क्या उसको आप सेल साइकिल में पुनः भेज दोगे, क्या आप फिर से चाहोगे कि वो सेल साइकिल डिलीट हो, रेगुलेट होती रहे, नहीं, हमें फिर उस सेल को रोकना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि वो सेल डिवाइड हो, क्योंकि उसके क्रोमोसोम में डिफेक्ट है। अगर वो डिवाइड हो गई तो अब जो सेल्स बनेंगी उसमें भी क्रोमोसोम डिफेक्ट होगा, और इस तरीके से आपके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी, आप बीमारी की तरफ बढ़ जाएंगे।
तो उन सेल्स को डिवाइड होने के पहले रोक दिया जाता है, और सेल्स को डिवाइड होने के पहले रोक दिया जाता है एक फेज में, जिस फेज को बोलते हैं जी नॉट फेज। इसको बोलते हैं जी नॉट फेज, इसको बोलते हैं जी नॉट फेज। समझ गए? यहां पर क्या होता है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है कि नहीं, आप अब आगे डिवीजन नहीं कर सकते, आप अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर कोई एरर है, आपके अंदर कोई एरर है। डन है? ठीक है सर, इतनी सारी बात हो गई क्लियर। अब अभी मैंने आपसे एक बात और बताया था कि जो भी ये सेल साइकिल होती है, क्या ये सारे के सारे ऑर्गन्स में सेम चलती है? क्या सभी में इसका ड्यूरेशन सेम होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, सब में इसका ड्यूरेशन सेम नहीं होता। अगर जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया जो हो है वो अपनी सेल्स को 2 बैक्टीरिया में डिवाइड करने में कितना समय लेता है? सर एक बैक्टीरिया से अगर हम 2 बैक्टीरिया बना रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड होने में हमें समय लेकर ये देगा 20 मिनट। कितना लगता है? 20 मिनट। वहीं पर ईस्ट में पूछा जाए तो ईस्ट डिवाइड होता है 90 मिनट में, लेकिन ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन की एक्सेल डिवाइड होती है 24 आवर्स में। समझ गए? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सेल साइकिल। अब सेल डिवीजन पर हम आपको अलग से समझाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा सा टॉपिक बन जाता है जिसको बोलते हैं मियोसिस और माइटोसिस। इसके जस्ट बाद हम वो वीडियो भी आपके लिए ला करके देंगे ताकि आप ये स्पष्ट कर पाए कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में अंतर क्या होता है, और सेल डिवीजन है तो मियोसिस और माइटोसिस में अंतर क्या होता है, मियोसिस माइटोसिस होती क्या है। आज सुबह ही हमने लेक्चर एक 7 बजे लिया है, जहां पर हमने आपके क्लास 12th वालों के लिए उन टॉपिक्स का डिस्कशन किया है जो 11th से 12 को लिंक करते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो पाए और आपको वो सारी चीजें भी याद रहें जो आपके 11th क्लास में है। तो ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी है और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है। तो वीडियो को शेयर कर लेना, एक जानकारी मिल जाएगी सभी स्टूडेंट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।